मैं 8 अक्टूबर से शुरू करना चाहता हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया। पढ़े लिखे लोगों को इसलिए जानकारी नहीं मिली क्योंकि भारत का जो नेशनल मीडिया है, जिसे मैं एंटी नेशनल मीडिया मानता हूं, एंटी नेशनल मीडिया सौम्य शब्द हो गया। भारत का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है वो देशद्रोही मीडिया है। थोड़ा सीधा सीधा बोलना जरूरी है, भूमिका बनाकर बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मीडिया वालों को बुरा लगे तो वो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने दाखिल नहीं किया, मैं कई महीने से बोल रहा हूं। तो मैंने ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रेस के विरोध में मैंने ही कंप्लेन कर दिया कि तुम नहीं कर रहे तो मैं ही करता हूं। अभी उसकी जांच होगी कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने, काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 8 अक्टूबर 2013 का पैरा नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। स्वतंत्र पर बहुत विस्तार से बोला जा सकता है, निष्पक्षता पर बहुत बोला जा सकता है, पारदर्शिता पर बहुत बोला जा सकता है। बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है, एक शब्द में बताना चाहूंगा, ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाए जा सकते। तीनों शब्दों का निचोड़ बता रहा हूं। आप लोगों को इसलिए ये जानकारी नहीं मिली, सो कॉल्ड तथाकथित नेशनल मीडिया ने इस खबर को 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अभी तक खबर नहीं बनाया। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उस पर फ्रंट पेज में, लीड न्यूज में खबरें छापी जाती है, एक्सपर्ट्स लोगों का ओपिनियन छापा जाता है, अभिलेख छापे जाते हैं, एडिटोरियल लिखे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राइम टाइम में दिन भर खबर चलने के बाद डिस्कस और डिबेट कराई जाती हैं ताकि सारे देश की जनता को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के राज्यसभा के मेंबर है, उनके केस में दिया। उन्होंने अपने केस में दो बड़े मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा, 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और ईवीएम मशीन में 4 बड़े फॉल्ट हैं। ये 2 मुद्दे उठाए। ईवीएम मशीन का पहला फॉल्ट ये कि जब आप बैलेट पेपर में वोट डालते थे या कोई भी वोटर वोट डालता था, तो वोट पर मोहर लगाने के पहले वो चुनाव निशान कहां पर है ये देखता था, आंखों से देखता था।
फिर मोहर उठाकर अपनी दोनों आंखों के सामने मोहर लगाता था। लगाने के बाद भी देखता था बराबर लगा कि नहीं लगा। और जब उसको गारंटी होती कि हाँ बराबर जगह लगा जहां मैं लगाना चाहता हूं, तो फोल्ड करके वो बैलेट बॉक्स में डालता था और निश्चिंत होकर अपने घर में चला जाता था कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया मेरा वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया। बैलेट पेपर में ऐसे होता था। अब ईवीएम मशीन आ गई। ईवीएम मशीन में वोटर वोट डालने के लिए जाता है, बटन दबाता है, लाइट जलता है, बिप का आवाज होता है और वोट ईवीएम मशीन में चला जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। वोट किस कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया। कंपैरेटिवली बता रहा हूं आप लोगों को। बैलेट पेपर में दिखाई देता था, ईवीएम मशीन में आपका वोट किस कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया। आपने जिस कैंडिडेट पर बटन दबाया उसी कैंडिडेट के नाम पर आपका वोट जमा हो गया है या नहीं हो गया है, आंखों से बैलेट पेपर पे दिखाई देता था, ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता है। और ईवीएम मशीन में दिखाई ना देने के बाद, वो ईवीएम मशीन के अंदर जाने के बाद वो किसी और के नाम पर जमा हो जाता है, दूसरे कैंडिडेट के नाम पर जमा हो जाता है। आप सोचते होंगे इसका क्या सबूत है। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुका हूं, इसलिए मैं बगैर सबूत से कोई बात नहीं कहूंगा। मेरे पास सारे सबूत है और कितने ही मीडिया वालों को मैं इंटरव्यू दिया, किसी ने भी नहीं छापा। इतने महान लोग हैं। टीवी वालों को, एक बार तो टीवी वालों को जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी दिखाना शुरू कर दिया तो दूसरे वालों को, लोगों का टेलीफोन आया मुझे कि वो आपको दिखा नहीं रहे, वो दूसरे वालों को दिखा रहे। टीवी 9 वाले की बात बोल रहा हूं मैं। उसको लगा रे हमने जिस बात को अभी तक छुपा के रखा, ये आदमी उस जजमेंट की कॉपी दिखा रहा है। लोगों को हम लोग जानकारी होने देना नहीं चाहते, ये आदमी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं खास बात के तौर पर आप लोगों को यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबूत के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दूसरे के नाम पर वोट जमा कैसे किए जाते हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। अमरावती में प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने बूथ पर जहां उनका वोट था, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गए, बीवी को लेकर गए। सभी लोगों ने उनको वोट डाला, काउंटिंग हुई, 0 वोट निकला। उन्होंने पत्रकारों को बुलाया, पत्रकारों को बुलाकर कहा मेरे पड़ोसियों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, रिश्तेदारों ने वोट नहीं दिया होगा, समर्थकों ने वोट नहीं दिया होगा, कार्यकर्ताओं ने भी वोट नहीं दिया होगा, ठीक है मान लेता हूं। इवन इतना ही नहीं, मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। हो सकता है जिंदगी में कभी कभार मैंने उसको झापड़ झुपड़ मारा हो और उसने सोचा हो कि प्रोफेसर को सबक सिखाने का अच्छा मौका है और उसने भी मुझे वोट नहीं दिया हो। चलो ये भी मानने के लिए मैं तैयार हूं, मगर मैं प्रोफेसर हूं, इतना गधा नहीं हूं, इतना मूर्ख नहीं हूं कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। मैंने अपने आप को वोट डाला। पेपर ट्रेल मशीन के डिस्प्ले बोर्ड पर मैंने देखा, क्या देखा? मैंने अपने आप को ही वोट डाला, अपनी आंखों से भी देखा। पेपर ट्रेल अलग मशीन है, और एक ध्यान रखना, ईवीएम मशीन अलग है, पेपर ट्रेल मशीन अलग है। तो पेपर ट्रेल मशीन के डिस्प्ले बोर्ड पर मैंने देखा कि मैंने अपने आप को ही वोट डाला, मगर ईवीएम मशीन ने मेरे नाम पर, मेरे उस बूथ पर एक वोट भी नहीं निकाला।
उन्होंने पत्रकारों को कहा कम से कम एक वोट तो निकाला जाना चाहिए था कि प्रोफेसर को एक वोट पड़ा, एक वोट भी नहीं निकाला। पत्रकारों ने प्रोफेसर को कहा हां आपको एक वोट जरूर निकाला जाना चाहिए था, हमारी पूरी सहानुभूति आपके प्रति है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। तो प्रोफेसर ने सोचा अरे ये पत्रकार कुछ कर नहीं सकते मगर सहानुभूति परोस रहे हैं, अगर इन्होंने अचार परोसा होता तो चाट लेता, क्योंकि अचार नमकीन होता है। सहानुभूति के बारे में तो बताया नहीं जा सकता कि नमकीन होती है, खट्टी होती है, मीठी होती है, इसलिए चाट भी नहीं सकता। वहां से उसने मुझे टेलीफोन किया, मैं दिल्ली में था, और कहा कि मेश्राम जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, क्या करूं? मैंने कहा ऐसा कर, रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लिख दे, सारे बूथ का डाटा मांग ले और इसका जो पैसा लगता है उसका चार्ज भर दिए, रसीद ले ले। उसने ऐसे ही किया और रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको सारे बूथ का डाटा लिख कर दिया, स्टैंप और साइन लगाकर। उसने उस बूथ का भी डाटा दिया जहां उसको 0 वोट निकला। तो भारत में किसी के भी पास ईवीएम में घोटाला होता है, वोट गायब होता है। मैं पहले ये कहता था ईवीएम में वोटर्स का वोट गायब होता है, मुझे भी मालूम नहीं था कैंडिडेट का वोट गायब होता है। वोटर्स का वोट गायब होता तो मालूम था, मगर कैंडिडेट का वोट गायब होता है ये मुझे भी मालूम नहीं था। और रिटर्निंग ऑफिसर ने जब लिख कर दिया तब मालूम हो गया कि कैंडिडेट का भी वोट गायब होता है। तो इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट का वोट गायब क्यों होता है? क्योंकि वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर होता है, क्योंकि काउंटिंग में जितनी संख्या लोगों ने वोट डाला वो संख्या उतनी निकलती है। इसका मतलब है उसको नहीं पड़ा तो किसी और के नाम पर जमा कर दिया गया है। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये रिटर्न एविडेंस है। आप लोगों के मन में आशंका होगी कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, मेरे मन में आशंका नहीं है। जिनके पास सबूत नहीं होते उनके मन में आशंकाएं होती है, जिनके पास सबूत होते हैं उनको यकीन होता है, आशंका नहीं होती। मेरे मन में आशंका नहीं है क्योंकि मेरे पास सबूत है, मेरे पास यकीन है, विश्वास है, ये गड़बड़ होती है। साथियों, ये उदाहरण देकर के मैं आपको बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम को कहा कि ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद वोटर्स को आंखों से दिखाई नहीं देता, बैलेट पेपर आंखों से दिखाई देता था, ईवीएम में दिखाई नहीं देता। ये पहला फॉल्ट है। फॉल्ट नंबर 2, बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस रहता था। ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बातें हैं, कोई बताने वाला नहीं है दूसरा मेरे अलावा। ईवीएम बैलेट पेपर में वोट का फिजिकल एविडेंस रहता था, ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है, फिजिकल एविडेंस नहीं। ध्यान रखो, ये बारीकियां हैं बहुत ज्यादा, रिपीट करके भी बहुत ज्यादा लोगों को समझने के लिए दिक्कतें होती है। बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस रहता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है, फिजिकल एविडेंस नहीं। इसमें फर्क क्या है? चलो फर्क बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाए। एक आदमी वोट डालने के लिए गया, उसने पंजे पर मोहर लगाई तो कागज के वोट पर पंजे का मोहर लगा हुआ है। दूसरा गया, उसने कमल के फूल पर दिया था, 2 हो गए। एक कमल के फूल पर स्टैंप लगा है, एक पंजे पर स्टैंप लगा है। पंजे पर स्टैंप लगा हुआ वोट, कागज का वोट
कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। कमल के फूल पर लगा हुआ वोट पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल एविडेंस है। फिजिकल एविडेंस की वजह से वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता। मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? संख्या। इलेक्ट्रॉनिक की जो लैंग्वेज है, आप लोगों ने अखबारों में खबर पढ़ी होगी, 1 सेकंड में करोड़ों संख्या की गणना परम संगणक करता है। इसका मतलब है संगणक की भाषा संख्या की भाषा है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संख्या है, और एक संख्या दूसरी संख्या में ट्रांसफर की जा सकती है। फिजिकल एविडेंस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, संख्या ट्रांसफर की जा सकती है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, यह भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कहीं इधर उधर बहस नहीं हो रही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहस कर रहे हैं और चीफ जस्टिस सुन रहा है, इधर उधर नहीं हो रही है। कोई हैरिया गहरिया नत्तू गहरिया नहीं सुन रहा है, ये भी ध्यान रखा जाए। वो वहां की बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इसका दूसरा मतलब है चीफ जस्टिस नोट कर रहा है, 1 फॉल्ट, 2 फॉल्ट, तीसरा फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट बताया कि ये दूसरे नंबर का फॉल्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, इसलिए दूसरे नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। अवरोध खड़ा करने के लिए कोई अवरोध नहीं है। नंबर 3, फिजिकल एविडेंस नहीं, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। फिजिकल वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? हमारे लोगों को, मैं देहात से आता हूं, गांव से आता हूं, गांव में लोगों को चुनाव लड़ने की बहुत खुजली होती है, जानकारी रखने की खुजली नहीं होती है। अपने बाप दादा की कमाई हुई जमीन बेचकर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, तालुका पंचायत का चुनाव लड़ता है। इतनी खुजली होती है, जानकारी रखने की खुजली नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन को हिंदी में भौतिक सत्यापन बोलते हैं। ये हिंदी भी थोड़ा सा संस्कृताइज्ड है। ब्राह्मणों ने कोशिश किया था कि संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो। बाबा साहब को कहा कि आप मुद्दा उठाओ संविधान सभा में। बाबा साहब ने भी कह दिया था ब्राह्मणों को, हाँ ठीक है, देखता हूं। हिंदी राष्ट्रभाषा बनी तो ब्राह्मणों ने सोचा चलो हिंदी को ही संस्कृताइज बना देते हैं। मनमोहन सिंह ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो राजभाषा की कमेटी की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर उसमें कहा, अरे ये हिंदी मुझे प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आती, इसको सरल बनाओ भाई। यानी अंग्रेजी समझ में आती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं यूपी का। मैं यूपी में प्रचार के लिए गया था। एक आदमी ने मुझे पूछा कि ये जो एक खास शब्द जो है, उन्होंने मुझे पूछा कि ये शिक्षाकर्मी क्या होता है। तो मैंने कहा मैं तुमको अंग्रेजी में बताऊंगा तो तुमको हिंदी में समझ में आएगा। कहा कि ऐसे बताओ। कहा कि मैंने कहा ये संविदा कर्मी। कहा संविदा कर्मी। तो मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अच्छा था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, उसको इमीडिएट समझ में आ गया। अंग्रेजी में बताया तो हिंदी में समझ में आया। तो हिंदी इतनी जटिल बनाकर रखी गई है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन को हिंदी में भौतिक सत्यापन कहते हैं। ये भौतिक सत्यापन कैसे होता था? पहले जब चुनाव होता था तो चुनाव में क्या होता था? चुनाव में क्या होता था? मैं नगर में गया तो एक रिटायर्ड ऑफिसर मुझे मेरे को मिलने के लिए आया।
नगर डिस्ट्रिक्ट में। कहा कि एक सीक्रेट बात है, आपका 2.5 घंटे का स्पीच सुनने के बाद मेरी अंतरात्मा जाग गई, इसलिए मैं आपको मिलकर कुछ बताना चाहता हूँ, मगर मेरा नाम किसी को मत बताना। मैंने कहा ठीक है, नहीं बताऊँगा। बताओ क्या बात है। कहा कि मैं जब अधिकारी था तो मेरे नियंत्रण में एक गिनती वगैरह का काम होते रहता था, तो हमको ऊपर से निर्देश आते थे कि 25-25 के गट्ठे जो बांधे जाते थे उसमें सबसे ऊपर कांग्रेस रखा जाता था, सबसे नीचे कांग्रेस को रखा जाता था, और जो दूसरे पार्टी के एजेंट होते थे उनको नीचे वाला और ऊपर वाला दिखाया जाता था, और अंदर 23 वोट विरोधी पार्टी के रखे जाते थे। तो हम उनको नीचे वाला और ऊपर वाला दिखाते थे। जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था तो उसमें 23 वोट विरोधी पार्टी के होते थे, 2 वोट कांग्रेस के होते थे। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में देखो क्या होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में वो सारा जो 25-25 के गट्ठे हैं वो खोले जाते थे। खोलने के बाद सबसे ऊपर गाला, हाँ वे पंजा। फिर उसके बाद विरोधी पार्टी, 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 यानी 24 तक विरोधी पार्टी, और आखिरी 25 वाला फिर कांग्रेस। तो 2 वोट कांग्रेस के नाम पर जमा होते और 23 वोट विरोधी पार्टी के नाम पर जमा होते। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता था, जो जीता हुआ था कांग्रेस का वो हार जाता था, हारा हुआ दोबारा जीत जाता। आपको याद होगा बैलेट पेपर में कभी कभी रिकाउंटिंग में हारा हुआ जीत जाता था, जीता हुआ हार जाता था, वो फिजिकल वेरिफिकेशन की वजह से होता था। फिजिकल वेरिफिकेशन से एक एक वोट दोबारा देखा जाता था, और किसका है किसका है, जिसका है उसके अकाउंट में जमा किया जाता था। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में दूसरे के नाम पर जमा किया हुआ वोट वास्तविक जिसका वोट है उसके नाम पर जमा किया जाता था। ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, इसका मतलब दूसरे के नाम पर जमा किया हुआ वोट वास्तविक कैंडिडेट के नाम पर जमा करने की व्यवस्था है नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, ये तीसरा फॉल्ट है। फॉल्ट नंबर 4 यह है कि बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग की व्यवस्था होती थी, ईवीएम मशीन में रिकैलकुलेशन होता है, रिकाउंटिंग होता ही नहीं है। ये फॉल्ट नंबर 4 है। तो चीफ जस्टिस ने सुना, कहा यह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने नोटिस इश्यू किया केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चुनाव आयोग, कहा जवाब दो। केंद्र सरकार में 2013 की बात है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जब उनको मालूम हो गया, तो आप लोगों को शायद कानूनी प्रक्रिया मालूम होगी, जब नोटिस जाती है तो नोटिस के पास जिस व्यक्ति ने केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया उसके सारे के सारे सबूत के साथ सारी फाइल नोटिस के साथ उसको जाती है। तो केंद्र सरकार को मालूम हो गया, तो सारे के सारे सबूत, हमने जो 2004-2009 में जो घोटाला किया उसके सारे सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने सुप्रीम कोर्ट को दिए। जब ये जानकारी कांग्रेस को हुई तो कांग्रेस ने सोचा इससे बचने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या रास्ता है? वो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर है, और आरएसएस को कहा, हमें जानकारी मिली सीक्रेट एजेंसियों से कि जो फाइल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की है वो फाइल आपको भी दी है। तो इसका मतलब आप लोगों को मालूम हो गया है कि हमने 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव जीता। जब आपको मालूम हो ही गया है तो आपको इनकार करने का हमारी तरफ से कोई मतलब बनता नहीं। जब सबूत आपको मिल ही गए हैं तो हम कबूल करते हैं कि हमने घोटाला किया और चुनाव जीता। मगर हमें जो जानकारी मिली है वो कि अडवाणी जी चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सारे देश भर में इसके विरोध में रथ यात्रा निकालने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो देश खतरे में पड़ जाएगा। आप देशभक्त लोग हो, आरएसएस को कांग्रेस ने, आप देशभक्त लोग हो, अब आप ही तो देशभक्त लोग हो भाई। अब भारत में देशभक्त रहा कौन है? आप ही देशभक्त हो, क्योंकि आजकल आरएसएस का और बीजेपी के लोगों का
उनके चेहरे चपाटे को ऐसा ही व्यवहार है। बाकी सारे देशभक्त, वो सारे देशभक्त और बाकी सारे देशद्रोही। कांग्रेस ने उनको कहा भी आप ही देशभक्त लोग हो तो देश खतरे में पड़ जाएगा अगर अडवाणी जी ऐसा करेंगे। उन्होंने पहले रथ यात्रा निकाली थी बाबरी मस्जिद के दौरान तो सारे देश भर में आग लग गई थी। अगर अभी उन्होंने ऐसा किया तो देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। तो आपको अडवाणी जी को रोकना होगा। आरएसएस ने कहा ठीक है रोकेंगे, अगर देश हित का ही मामला है तो रोकेंगे, हमें क्या फायदा होगा। कांग्रेस ने कहा आपको भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? 2004-2009 में हमने घोटाला करके चुनाव जीता, 2014 में घोटाला करके आप जीतो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया हुआ है, सारे देश की मशीनरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंट्रोल में आ जाएगी और वो सारी मशीनरी आपको मदद करेगी जैसे हमको मदद करती रही, आपको भी करेगी। हम सरकार के तौर पर 2013 में और 14 में हमारे ही नियंत्रण में चुनाव होगा, पूरी मदद करेंगे आपको जितवाने के लिए। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि अभी आपने कहा कि आपने 2004-2009 में 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता और आप हमको कई बार घोटाला करके चुनाव जीतने की बात कर रहे हो, बराबरी की बात नहीं है। तो कांग्रेस ने कहा आप लोग भी 2 बार घोटाला करना चाहते हैं? हमने तो सोचा आप देशभक्त लोग हैं और आप देशभक्त होने की वजह से हमने सोचा एक बार भी शायद आप लोगों को मुश्किल होगा, इसलिए हमने हिम्मत करके 1 बार का ही प्रस्ताव रखा। मगर अभी ऐसा लगता है शायद आप भी 2 बार, हम तो सोच रहे थे कि कांग्रेस ही 2 नंबरी पार्टी है, मगर आप भी 2 बार घोटाला करना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, आप भी 2 बार कर लेना। 2014-2019 में आप घोटाला कर लेना, हम चुप रहेंगे। और 2004-2009 में हमने घोटाला किया, आप चुप रहना। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। अभी चिड़ी चुप का मतलब क्या है, थोड़ा आपको मतलब समझा दो क्योंकि समझना जरूरी है। राफेल के ऊपर सारे देश भर में कांग्रेस ने हंगामा किया, तो सारे देश के प्रजा को जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने घोटाला किया। मगर ईवीएम में घोटाला हुआ इसके बारे में न कांग्रेस बोल रही है न बीजेपी बोल रही है। 2 में से कोई भी एक पार्टी अगर बोलती तो सारे देश के प्रजा को ईवीएम में घोटाला हुआ जानकारी होती, जैसे राफेल की वजह से आपको जानकारी राफेल के विरोध में हंगामा होने की वजह से हो रही है। वो इस तरह से दोनों पार्टियां जो चुप है, केवल चुप नहीं है बल्कि फायदा ले रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदर्भ में यह बात चिड़ी चुप की बात मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले। साथियों, जब आरएसएस के साथ मैनेजमेंट हो गया तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया। यह भी हैरान करने वाली बात, आप सुन लीजिए। नोटिस इश्यू हुआ तो जवाब दाखिल करना चाहिए, कोई जवाब दाखिल नहीं किया, मैनेजमेंट हो गया। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया, उसका क्या किया जाए। कहा कि उसकी चिंता मत करो, वो हमारा ही आदमी है, तमिलनाडु का ब्राह्मण है, काला ब्राह्मण है, कोई बात नहीं, फिर भी ब्राह्मण है। यहां भी कुछ लोग सुनने के लिए आए होंगे ब्राह्मण, उनको भी ये सुनना चाहिए, सारे फैक्ट जो है उनको भी मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को हम लोग हमारे साथ लेंगे। जब केस दायर किया था तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अकेले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा कोई आदमी नहीं था। जो जयप्रकाश नारायण की जनता पार्टी थी ना, तो ये जैसे सम्राट का जब राजमहल होता है गिर जाता है अवशेष रहते, तो वैसे सुब्रमण्यम स्वामी के अवशेष थे जनता पार्टी के। अवशेष समझ रहे हो, बचा हुआ थोड़ा, गिरा हुआ थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। तो वो सुब्रमण्यम स्वामी ने वो केस दायर किया था, मगर मूल रूप से ये विदेश में
कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, बड़ा आदमी था। वहां से उसको लाया गया था, अटल बिहारी के साथ झगड़ा हुआ, इसकी वजह से अटल बिहारी के प्रभाव की वजह से उनको निकाल दिया गया था। तो आरएसएस ने उनको कहा चिंता मत करिए, सुब्रमण्यम स्वामी को हम ले लेंगे। और बाद में आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आरएसएस ने वादा किया कि जब सरकार हमारी आएगी 14 में तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। जब बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी का पत्ता काटने के लिए एक नया रूल बनाया कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा। उसमें पत्ता उसका काट दिया और फिर उसके बाद उसको प्रस्ताव भेजा गया कि आपको अमेरिका में एम्बेसडर बनाकर भेजा जाएगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा मुझे सक्रिय राजनीति से दूर करना चाहते हो, मैं एम्बेसडर बनने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाने का प्रस्ताव रखा, कहा कि ये भी मुझे मंजूर नहीं है। लास्ट में उसको प्रस्ताव रखा चलो आपको राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। तो अभी राज्यसभा का मेंबर है। 2 लोगों को राज्यसभा का मेंबर बनाया, जीवीएल नरसिंह राव जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए, दोनों को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। नाम लेके बोल रहा हूं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव में अगर औकात है तो मेरे खिलाफ डिफेमेशन की केस दायर कर सकता है। मैं देखता हूं उनकी कितनी औकात है। वो सोनिया गांधी के विरोध में केस दायर करता है, मैं जानता हूं। तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि स्वामी जी जरा मेरे ऊपर भी दाखिल करो, फिर मैं देखता हूं, निपटता हूं। समझते हो ना, देसी शब्द है हमारा, देहाती आदमी है। साथियों, क्योंकि मैं सबूतों के आधार पर ही बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। चुनाव आयोग तो पहले से जानता था ईवीएम में घोटाला होता है, इसलिए उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया ईवीएम में फॉल्ट होता है। फॉल्ट होता है जब मान लिया, मानने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलाया और बुलाकर कहा डॉक्टर साहब चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, हमारा एक सवाल है। कहा कि पूछिए। कि हम चुनाव में ईवीएम मशीन को रखना चाहते हैं, आपके पास ईवीएम मशीन में जो दोष है उसको दूर करने का कोई सुझाव है आपके पास? हाँ है। क्या सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा ईवीएम मशीन के पहले हमारे देश में एटीएम मशीन थी। एटीएम मशीन थी। एटीएम मशीन में जब कोई आदमी ग्राहक पैसा निकालने के लिए जाता है तो रसीद आती है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, 5,000 रुपया आपने निकाला, 95,000 रुपया बकाया राशि आपके अकाउंट में बाकी है, ये रसीद आती है। अगर ग्राहक को एटीएम मशीन रसीद देती है तो एटीएम मशीन के बाद में ईवीएम आई। ईवीएम पहले नहीं आई, पहले एटीएम आई, एटीएम के बाद में ईवीएम आई। अगर एटीएम के बाद ईवीएम आई तो ईवीएम बनाने वाले कंपनी ने एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में क्यों नहीं लगाई? एटीएम की टेक्नोलॉजी अमेरिका से, यूरोप से, जापान से, जर्मनी से लाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे देश में ही अवेलेबल है। तो ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी ने एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में क्यों नहीं लगाई? पहली बात। और दूसरी, जब ग्राहक को एटीएम रसीद दे सकती है तो ईवीएम मशीन वोटर को वोट डालने के बाद किस कैंडिडेट को वोट दिया उसकी रसीद क्यों नहीं देती? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पी सदाशिवम को कहा। पी सदाशिवम को लगा है तो बात तो तर्कसंगत है, कोई सबूत होना चाहिए उसको कि उसने किस कैंडिडेट को वोट दिया। जैसे बैलेट पेपर पर आंखों से दिखाई देता है कि मैंने इस कैंडिडेट को दिया, वैसे ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता। कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। बाद में यह सोचा गया कि अगर रसीद दे दी जाए तो गांव में एक गरीब आदमी होता है, उसके पास चौधरी पहुंच जाएगा, जमींदार पहुंच जाएगा, ताकतवर आदमी पहुंच जाएगा, पहलवान आदमी पहुंच जाएगा, क्रिमिनल गुंडा पहुंच जाएगा और उसको बोलेगा
कामले किसको वोट दिया? कामले बोलेगा तेरे कुछ दिया दादा, तेरे कुछ दिया। नहीं नहीं, तेरे पास वो रसीद होगी ना वोट देने वाली, वो देखा, वो देखा। इसलिए चुनाव आयोग ने यह निर्धारित किया कि रसीद देना वोटर की सिक्योरिटी को खतरे में डालना है, इसलिए देना खतरनाक है, दिखाया जाना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके कि हाँ उसने किस कैंडिडेट को वोट दिया। इसलिए पेपर ट्रेल मशीन में डिस्प्ले बोर्ड आया कि देख लो और खातरी कर लो कि हाँ तूने जिसको दिया बराबर उसी पर मोहर लगी है कि नहीं लगी है। ये चेंज किया गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, चीफ जस्टिस को कहा, तो जस्टिस ने कहा ऑर्डर, चुनाव आयोग को आदेश दिया जाता है एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में लागू किया जाए। चुनाव आयोग ने एक नई मशीन बनाई, मशीन का नाम रखा VVPAT, वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, पी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट, टी फॉर ट्रेल। इसका प्रयोग नागालैंड में किया, प्रयोग सफल हो गया, उसका डाटा कलेक्ट किया। 1 अक्टूबर 2013 को वो सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने चुनाव आयोग ने रखा। रखने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और पैरा नंबर 29 में जो जजमेंट दिया था उसके साथ साथ पैरा नंबर 28 में एक और जजमेंट दिया। वो जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ही शब्दों में आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा खातरी हो जाए। मैं वकील नहीं हूं मगर आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूं। We have already highlighted that VVPAT is a system of printing paper trail when the voter casts his vote in addition to the electronic record of the ballot for the purpose of verification of his choice of a candidate and also for manual counting of votes in case of dispute. इसका मतलब यह है, थोड़ा हिंदी में भी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोटर्स जब वोट डालने के लिए ईवीएम मशीन में जाएगा दो जगह रिकॉर्ड तैयार होगा। एक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, एक रिकॉर्ड कागज का रिकॉर्ड होगा। गिनती इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ही होगी मगर कैंडिडेट को यह अधिकार होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गिनती उसे मंजूर नहीं है तो वो एप्लीकेशन करके डिस्प्यूट खड़ा कर सकता है कि मुझे ये गिनती मंजूर नहीं है। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैन्युअल काउंटिंग होना चाहिए। ये ऑर्डर पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यहां कोई भी आदमी अनपढ़ बैठा हुआ नहीं है मगर यहां किसी को भी खबर नहीं है। ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी मीडिया की। इस सुप्रीम कोर्ट ने सारे देश के डेमोक्रेसी के बारे में इतना बड़ा फैसला दिया है। एपेक्स कोर्ट ने केवल खबर देने का मामला नहीं था, इसका अर्थ, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका अमल कैसे होगा उसके बारे में सारे देश के मीडिया को जागरण करना चाहिए था। अरे जागरण तो बहुत दूर की बात है, खबर फ्रंट पेज पर छोड़ो, अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा। पिछवाड़ा समझते हो ना, अखबार का, अखबार के पिछवाड़े में भी खबर नहीं छापा। नहीं तो कभी कभी किसी की खबर जो है पिछवाड़े में 2-4 लाइन में छाप देते हैं मगर नहीं छापा। इसलिए बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जो मीडिया है ये मीडिया एंटी नेशनल मीडिया है और एंटी नेशनल के तहत ही मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेन किया। मैं इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता हूं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि मीडिया ने आज तक खबर नहीं छापी। कोर्ट ने यह जजमेंट दिया और ऑर्डर दिया 2014 के चुनाव में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। और पेपर ट्रेल मशीन और ईवीएम मशीन में क्या अंतर है, थोड़ा सा वो माइक्रो लेवल पर अंतर क्या है थोड़ा आपको बताता हूं। बहुत अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन क्यों लगाया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर ईवीएम मशीन में घोटाला होता है और पेपर ट्रेल मशीन में कागज बाहर निकलता है।
इसलिए घोटाला पकड़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बीजेपी को ईवीएम वालों ने 1 लाख वोट निकाले, अगर उसकी गिनती पेपर टेल मशीन में किया जाए तो चूंकि कागज का एविडेंस है, इसलिए वो वास्तविक आंकड़ा निकालेगा कि एक्चुअल बीजेपी को कितने वोट पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको गुंटूर का उदाहरण देता हूं। चंद्रबाबू नायडू के एक कैंडिडेट को ईवीएम मशीन ने 1 वोट निकाला और पेपर टेल मशीन ने 194 निकाला। मतलब समझ में आ रहा है आपके? ईवीएम मशीन ने 1 वोट निकाला गुंटूर में और पेपर टेल मशीन ने 194 निकाला। तो इस तरह से ऑर्डर दिया 2014 के चुनाव में। जब 2014 के चुनाव में ऑर्डर दिया कि पेपर टेल मशीन लगाकर चुनाव करवाओ, ईवीएम घोटाला करती है तो पेपर टेल घोटाला पकड़ती है। तो मैंने 2 मशीनों के नाम रखे। ईवीएम मशीन का मतलब है घोटाला करने वाली मशीन, पेपर टेल मशीन का नाम रखा समझने के लिए घोटाला पकड़ने वाली मशीन, क्योंकि कागज के एविडेंस की वजह से घोटाला पकड़ती है। जैसे ही ऑर्डर आया, चुनाव आयोग को मालूम हो गया, अरे तो सारा घोटाला पकड़ देगी, घोटाला पकड़ेगी। इसलिए चुनाव आयोग ने सरकार को कहा, अब हम आपको साथ सहयोग नहीं करेंगे। मगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन नहीं लगाया। हमने चुनाव आयोग को लिखकर पूछा, उन्होंने लिख कर दिया। कि कितनी जगह लगाया, तो उन्होंने लिख कर दिया। हमने परसेंटेज निकाला 0.33, आधा % भी नहीं लगाया। अच्छा, कहां लगाए ना जानते हो? कहां लगाए? नागालैंड, मिजोरम, इधर प्लेन एरिया में पता ही नहीं कि ऐसा कोई जजमेंट हुआ, ऐसी कोई मशीन लगाई गई। प्लान बनाकर नागालैंड मिजोरम में लगाया। और 2014 का चुनाव हुआ। चुनाव में जब ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन नहीं लगाई गई, तो मुख्य केस करता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि मैंने केस जीता, पेपर टेल मशीन लगाने का ऑर्डर मैंने लाया, तुम क्यों नहीं लगा रहे हो, ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसको यह आश्वासन दिया गया था कि बहुमत मिलते ही आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। चुप हो गया। जीवीएल नरसिंह राव को भी आश्वासन दिया गया, वो भी चुप हो गया। जिस चीफ जस्टिस ने यह निर्णय दिया, उसको भी चुप रहना नहीं चाहिए था। उसको केरला का गवर्नर बनाकर उसको चुप करा दिया गया। पी सदाशिवम को जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ महीने बाद पी सदाशिवम रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होते ही शाम को उनको ऑर्डर दिया गया कि आपको केरला का गवर्नर बनाएगा। 2013 में कांग्रेस ने चीफ जस्टिस को मैनेज किया, नरेंद्र मोदी ने बख्शिश दिया। कुछ समझ में आ रहा है? कांग्रेस ने मैनेजमेंट किया, बीजेपी ने बख्शिश दिया। इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई है। चाचा बीजेपी में तो ताऊ कांग्रेस में। सरकार कांग्रेस की आती तो भी घर में, बीजेपी की आती तो भी घर में। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, कांग्रेस सेकुलर है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट अनटू अनटचेबल पढ़ो तो बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा। थोड़ा आंबेडकरवादी लोग है ना यहाँ, थोड़ा मैं, कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा हुई किताब का व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट अनटू अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। एक किताब बाबा साहब आंबेडकर ने 1945 में लिखी, आजादी के पहले। आप थोड़ा पढ़ लो तो आपको पता चलेगा। 37 में जब चुनाव हुआ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो सारे राज्यों में जहां जहां कांग्रेस को बहुमत मिला, हर राज्य का मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाया गया है। किसी को पता है? हम लोग जय जयकार बहुत करते रहते हैं बाबा साहब का। अरे थोड़ा पढ़ना भी चाहिए भाई।
हम जय जयकार करते हैं, चलो ठीक है, आपको अच्छा लगता है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जय जयकार कर रहे हो, करो, अरे थोड़ा पढ़ा भी करो भाई। ये बाबा साहब की लिखी भी बोल रहा हूं, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। तो हमारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं, खुलकर एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं। रिजल्ट आया, अच्छा उसके बाद एक और, चीफ जस्टिस नहीं बोले, सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह राव चुप हो गए। फिर एक और शक्ति थी भारत में, मीडिया, मीडिया भी नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। मैंने कई जगह ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी नहीं बोला, क्यों? बहुत खतरनाक बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर गठबंधन करके ये सारा मामला किया, उसके सारे के सारे सबूत मेरे पास है, काल्पनिक बातों के आधार पर नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद चुनाव हुआ 2014 में, 16 मई 2014 में रिजल्ट आया, 31% वोट पड़े बीजेपी को और 283 लोकसभा की सीटें जीती। हमने 2014 के चुनाव के पहले किसी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 साधारण बहुमत किसी को मिला, ऐसा डाटा जांच पड़ताल किया। तो किसी भी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 साधारण बहुमत भी नहीं मिला, तो बीजेपी को 31% के आधार पर 283 सीटें, 11 सीटें ज्यादा कैसे मिली? साधारण बहुमत भी नहीं मिला, उनको तो और ज्यादा 11 सीटें ज्यादा मिली, कैसे मिला? हम इस नतीजे पर पहुंचे, जो भी दस्तावेज हमारे पास है उसके आधार पर कि घोटाला किया और पकड़ा ना जाए इसलिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई। जब हमें यह मालूम हुआ, जून 2014 से हमने इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया और कुछ 15 या 16 को मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया, और क्यों नहीं लगाया आपने? तो चुनाव आयोग ने मुझे लिखकर दिया, नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदी करने के लिए पैसा नहीं दे रहे। लिखा हुआ है मेरे पास, लिखित सबूत के आधार पर बोल रहा, और किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने लिखकर दिया। मैंने चुनाव आयोग को कहा, भारत सरकार की ट्रेजरी नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर है। ये कोई टाटा बिरला अंबानी की तिजोरी है जिसका वो मालिक बनते हैं? टाटा बिरला अंबानी तो अपने पैसे का मालिक होता है, प्रधानमंत्री देश के ट्रेजरी का ट्रस्टी हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। संविधान में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बजट पास करने के बाद ही पैसा खर्चा करने का प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है, अन्यथा एक नया पैसा पढ़ लो, बाबा साहब का संविधान पढ़ लो, एक नया पैसा प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को खर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे पैसा नहीं देता है देखता हूं। मैंने कहा केंद्र सरकार के विरोध में केस दायर कर दिया, देखता हूं कैसे नहीं देता है, कि बाप की जागीर थोड़ी है। केंद्र सरकार के विरोध में केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। मेरा वकील ने मुझे पूछा, ये ड्राफ्ट किसने लिखा? कहा हमने। कहा आप कितने पढ़े लिखे? कहा वकील नहीं हूं। कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा अगर दूसरे वकील से लिखवाया होता तो तेरे पास आता क्या? है? समझ गया। हमने ही लिखा, हम लड़ रहे हैं ना, डाटा हमारे पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेरे वकील को केस एडमिट करने के लिए आर्गुमेंट करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे वकील उठ रहा था आर्गुमेंट करने के पहले, उसके पहले ही चीफ जस्टिस ने नोटिस इशू कर दिया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है इतने ठोस सबूत दिया था,
बगैर आर्गुमेंट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस इश्यू किया, इतने ठोस सबूत दिया, और नोटिस इश्यू हुई। केंद्र सरकार को नोटिस मिलते ही 3,567 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। तो मैंने चुनाव आयोग को कहा, तू तो बोल रहा था दे नहीं रहा है? ले। और 24 अप्रैल 2013 को 17 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। तो आप लोगों ने 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई देखी, किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे ने नहीं लगाई, वामन मेजराम ने लगवाई। ये डॉक्यूमेंट मैं इसलिए साथ में लेके चलता हूं, कोई बीजेपी और कांग्रेस का समर्थक होता है उसके मुंह पर फेंक के मारता हूं कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर फरवरी 2014 को 56C, 56D, 49MA ये 3 रूल बनाए। चुनाव आयोग ने प्रपोजल भेजा, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने वो प्रपोजल स्वीकार किया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों के, काल्पनिक नहीं, प्रपोजल डॉक्यूमेंट्री स्वीकार। भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वीकार किया, रूल बनाया, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। काहे के लिए बनाए रूल? पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती नहीं होनी चाहिए, हुई तो ईवीएम का घोटाला दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर पकड़ा जाएगा। जब मुझे मालूम हो गया 17 को केस जीतने के बाद, तो मैंने दूसरी केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया 18 में। 18 जनवरी 2019 को मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए आई। चुनाव आयोग ने वकील ही नहीं भेजा, कोई जवाब ही नहीं उसके पास। हमने जो सवाल पूछे उसका उसके पास कोई जवाब है नहीं। तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटन ऑर्डर इशू किया कि चुनाव आयोग 24 घंटे में बताए वकील क्यों नहीं भेजा। दूसरे दिन भागते दौड़ते वकील आया चुनाव आयोग का, कहा कि मेरे परिवार में, चीफ जस्टिस से पूछा क्यों नहीं आए थे, कहा मेरे परिवार में मौत हो गई थी। अच्छा, जूनियर लॉयर को खबर देने के लिए भेजते, क्यों नहीं भेजा? वकील चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। चीफ जस्टिस को डाउट हो गया, अरे वकील झूठ तो नहीं बोल रहा है। चीफ जस्टिस ने दूसरा रिटर्न ऑर्डर इशू किया, जो ओरल कह रहे हो उसे हलफनामा दाखिल करके कहो। अब वकील ने सोचा साला मरा ही नहीं है तो हलफनामा दाखिल कैसे करूं? चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है, यह बड़ी खबर नहीं थी। बड़ी खबर यह थी कि क्यों बोल रहा है। इसलिए क्यों बोल रहा है तो उसकी वजह थी, चुनाव आयोग के पास हमने जो सवाल उठाए उसका कोई जवाब नहीं था, इस वजह से झूठ बोला। उसने हलफनामा दाखिल किया और कहा नहीं मरा नहीं है, बीमार था। रिटर्न है सारे डॉक्यूमेंट, ओरल नहीं बोल रहा हूं। ये ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटर्न है एविडेंस के पास, क्योंकि साधारण मामले नहीं थे। जो केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, और मेरे केस में इतने ठोस सबूत है कि कोई भी जज मेरी केस को डिनाई नहीं कर सकता। मैं तो एक तो कोर्टों के झंझट में नहीं पड़ता हूं, जाता हूं तो इतने ठोस सबूत होते हैं कि वो डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद कांग्रेस को मालूम हो गया कि वामन मेश्राम ने, सुप्रीम कोर्ट ने 56C को चुनौती दिया, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया तो 2019 के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। अगर बीजेपी चुनाव हार जाएगी तो ब्लेम कांग्रेस पर आ जाएगा कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जो समझौता किया, 2 बार तुम घोटाला करो 2 बार हम घोटाला करते, तो हमारी मदद नहीं की, ऐसा आरोप कांग्रेस पर आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने मेरी केस को सैबोटेज करने के लिए फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोई वजह नहीं थी।
क्योंकि रूल उन्होंने बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील ने बहस में कहा, ईवीएम में हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा केवल इतना कहना है पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों का 50% ईवीएम के साथ मिलान किया जाए। आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा मिलान वाला मामला, ज्यादा जानकारी नहीं है आप लोगों को, मैं जानता हूं। मिलान किया जाए 50%। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया, मैन्युअल काउंटिंग का ऑर्डर दिया, आप 50% की बात क्यों कर रहे हो? अरे 100% का ऑर्डर 8 अक्टूबर 2013 को मैन्युअल काउंटिंग का दिया है, आप 50% की बात क्यों कर रहे हो? कांग्रेस को तो बीजेपी को मदद करने के लिए करना था। इतने में जब तीसरी बार बहस हुई कोर्ट में, मेरे वकील ने मेरे केस के ऊपर 1.5 घंटा बहस करने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने चुनाव आयोग के वकील तिवारी को कहा, जवाब दो। तिवारी ने कहा, मैं तो होमवर्क करके ही नहीं आया हूं। 8 महीने से मेरी फाइल उसके पास थी, और 8 महीने फाइल रखने वाला वकील कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि मैं तो होमवर्क करके ही नहीं आया हूं। उसकी असली वजह थी कि उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब था नहीं। उस बहस के दौरान आरएसएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट बहस सुनने के लिए हाजिर था। मेरे वकील ने उसकी तरफ देखा, अरे तो आरएसएस का आदमी, उसको कहा चलो चाय पीते हैं। कहा नहीं जाना, आरएसएस ने भेजा होगा, जाओ अमन मेश्राम के केस में क्या डेवलपमेंट होता है जाके जल्दी बताओ। वो जल्दी चला गया। अगले हियरिंग में केस आने के पहले एक बड़ा धमाका हो गया। एक औरत ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाया कि इसने मेरा चरित्रहनन किया। अखबार वालों ने खबर छापी उस औरत की, मगर खबर में कहीं पर भी नहीं लिखा कि वामन मेश्राम के केस के दौरान ऐसा हुआ। इस खबर को गायब कर दिया। क्विंट के सोशल मीडिया के लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरोड़ा के पास गए। अरोड़ा को कहा, एक ऐसे हुआ, 54.5 लाख वोट ज्यादा कैसे निकले और 153 में कम कैसे निकले? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, हमने चुनाव आयोग के साइट पर धीरे धीरे डाटा डाउनलोड किया, अपलोड किया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो क्विंट के पत्रकारों ने अरोड़ा को पूछा, जब आपने डाटा धीरे धीरे अपलोड किया, ज्यादा वोट कैसे निकला जब आपने धीरे धीरे डाला? जब आपने डाटा धीरे धीरे डाला तो ज्यादा डाटा निकला कैसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ब्रह्मा गोपाल स्वामी के पास गए। रिटर्न है सारा का सारा, डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं। और उन्होंने एसवाई कुरैशी ने कहा, हम तो भूतपूर्व हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, अरोड़ा के पास जाओ। और अरोड़ा को जवाब देना चाहिए, और ध्यान में रखते हुए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी, कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, यह ध्यान में रखकर जवाब देना होगा। आप उनके पास ही जाओ। दूसरे दिन जवाब देने के बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव आयोग के साइट पर जो डाटा डाला था डिलीट कर दिया, 100% डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब है, इंडियन पीनल कोड के अनुसार सबूतों को छुपाना क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सबूतों को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा, एक सोशल साइट ने विश्लेषण करके बताया, लाखों लोग लग गए तो सारे देश भर में हंगामा खड़ा हो जाएगा और चुनाव की क्रेडिबिलिटी का मामला बहुत भयंकर खराब हो जाएगा। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने सारे देश के अधिकारियों को एक सीक्रेट मैसेज भेजा। आप सोचते होंगे, अगर मैसेज सीक्रेट था आपको कैसे मालूम हो गया? यही तो हमारा धंधा है साले बदमाशों को पकड़ने का। और क्या धंधा है वामन मेश्राम का? ये भारत सरकार की सीआईडी है तो वामन मेश्राम की तो सीआईडी है।
वो सीक्रेट मैसेज हमारे पास है। उसमें लिखा था, अधिकारियों को लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या लिखा था, ये डाटा टैली नहीं हो रहा है, ये डाटा जो आप लोगों ने भेजा, ये डाटा टैली नहीं हो रहा है, 30 मई 2019 तक ये टैली करके भेजो। ये सबूत, इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन ये सारे घोटाले में शामिल था। और लवासा नाम का जो इलेक्शन कमिश्नर है तीसरा, वो खुद भी यही बोल रहा था, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये असंवैधानिक काम में लगा हुआ है। तो जो मैं कह रहा हूं वही बात लवासा जो उसके अंदर का कमिश्नर है वो भी यही कह रहा था। प्रोविजनल को बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास, देश में आंदोलन करेंगे आंदोलन करने वालों के पास, मामला अगर यूनो में गया तो यूनो बदल सकती है, 3 लोगों के पास पावर है। और अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार नहीं रह सकती। इतना भयंकर मामला है। बोलने के लिए और बहुत कुछ है, मगर मैं कार्यक्रम चलाने वाले लोगों का सम्मान नहीं करना चाहता हूं। और द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र, बाइपोलर सिस्टम, इसके बारे में भविष्य में कभी मौका मिला तो फिर 2-2.5 घंटे पे उस पर बताऊंगा।